हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव या रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। मैंने आपको बोला था कि नॉर्मली डॉपलर इफेक्ट जो होता है उसको हम रिलेटिविस्टिक फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, सही है भाई, यानी कि आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव। अब मेरी बात सुनो आप, डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? जैसे आपने नॉर्मली अभी तक डॉपलर इफेक्ट जो पढ़ा है, अगर मैं ध्वनि के डॉपलर इफेक्ट की बात करूँ, दो तरीके का होता है। एक होता है लाइट का डॉपलर इफेक्ट, एक होता है ध्वनि का। तो जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रिलेटिव डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा आवाज़ के लिए, ध्वनि के लिए पढ़ा होगा, तो वो क्या था कि अगर सोर्स और रिसीवर या ऑब्जर्वर, रिसीवर कह लो, जब हम ध्वनि की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्वर तो नहीं कहेंगे, रिसीवर कहेंगे। तो सोर्स और रिसीवर के बीच में अगर रिलेटिविस्ट मोशन हो रही हो, रिलेटिविस्टिक मोशन या रिलेटिव मोशन हो रही हो, तो फिर क्या होती है कि दोनों के जो रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो तो आपके सामने से अगर कोई अनाउंसर जा रहा है ना, जैसे चुनाव वगैरह में या कुछ की भी अनाउंसर होते हैं ना, जो लगा करके एक कॉलम और ज़ोर ज़ोर से कुछ न कुछ घोषणा करते हुए जाते हैं, ऐसे अनाउंसर हैं। वो आपके बिल्कुल जस्ट पास है, ठीक है, और वो आपके सामने से गुजर रहा है, तो अभी फ़िलहाल आपको उसकी आवाज़ तेज़ सुनाई देगी। जैसे जैसे वो अनाउंसर आपसे दूर होता जाएगा, आपको उसकी आवाज़ धीरे कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, धीरे सुनाई देगी, है ना। तो ये तो पहली कंडीशन है कि आप तो एक जगह पर हो, यानी कि रिसीवर एक जगह पर है लेकिन सोर्स दूर जा रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे आवाज़ कम हो जाती है। अब की बार क्या हो अगर कि आप तो गति कर रहे हो, अनाउंसर एक जगह पर खड़ा हुआ है, तो जितनी दूर जैसे जैसे आप जाते जाओगे अनाउंसर से, तो आपको आवाज़ उसकी धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म हो जाएगी, यानी कि सुनाई नहीं देगी, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, अगर दोनों मूव कर रहे हो, यानी कि सोर्स भी मूव कर रहा हो और अनाउंसर भी मूव कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी डॉपलर इफेक्ट जो है वो शो होता है। समझ में आ गई बात? तो हम जो है यही चीज़ होती है लाइट के केस में भी होती है, ठीक है, तो वो लाइट का डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। तो हम यही पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, रिलेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट को, और वो पढ़ेंगे हम लाइट के लिए। तो ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ेंगे हम लाइट के लिए। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, सुनिए आप मेरी बात सुनो पहले। दो फ्रेम लेके चलेंगे हमेशा की तरह, एक एस और एक एस डैश, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फ्रेम है, हमेशा की तरह एक एस फ्रेम है, ठीक है। इनिशियली एस और एस डैश फ्रेम एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट है, ठीक है, यानी कि एस फ्रेम भी यही है और एस डैश फ्रेम भी यही है, इनके ओरिजिन भी यही है, ठीक है। इसके एक्सेस भी इंसिडेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वाई वाई डैश इंसिडेंट होंगे कोइंसिडेंट, और जेड जेड डैश भी क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। तो शुरू में एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कंडीशन कहाँ है, एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये दोनों संपाती हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरे केस में क्या हुआ कि ये जो फ्रेम है ना, अब की बार ये जो एस डैश फ्रेम है ये मूव करना शुरू करता है बी वेलोसिटी से, ठीक है। तो मैं इधर बना रही हूँ, अब क्या हुआ सेकंड कंडीशन में, ये तो थी पहली कंडीशन ए, और बी कंडीशन में यहाँ बना रही हूँ। आप ऐसे बना लेना कॉपी में, पहले ए इधर बना लेना, बी इधर बना लेना, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। एस फ्रेम यहीं की यहीं है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। समझ में आ गई? हुआ क्या कि जो एस डैश फ्रेम है उसकी तो आदत शुरू से ही ख़राब है, उसने ऐसे चलना यानी मूव करना शुरू किया, एस डैश फ्रेम ने कितनी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे मूव करने लग गया। समझ में आ गई? तो इसका जो y है ये इधर बन गया y डैश, ठीक है, और चलो इसको भी दिखा देते हैं, ये z डैश, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, ऐसी कंडीशन थी। अब क्या हुआ कि ओरिजिन भी अलग अलग हो गए, ये ओ हो गया और ये ओ डैश हो गया, है ना। दोनों के ओरिजिन पर कोई ना कोई लाइट का सोर्स रखा हुआ है ना, और ये है बिंदु P, ये हमारा ऑब्जर्वर पॉइंट है, जिसके एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट तो हैं एक्स वाई जेड और टी, और एक्स डैश फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एस डैश फ्रेम में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। वही पुरानी बात ही कर रही हूँ मैं, कुछ भी अब तक नया नहीं आया है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था तो हमने ये सारी बात यही करी थी, ठीक है। तो ओ से पहुँचने वाली लाइट कुछ डिस्टेंस कवर करेगी और ओ डैश से पहुँचने वाली लाइट भी
कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो ये लाइट ने कुछ यहाँ पे हमने सोर्स रखा हुआ है ना। अभी ऐसा कुछ हम बताएंगे नहीं कि लाइट का है कि किसका है, ठीक है। तो आप तो कुछ भी समझ लो, ये लाइट का है या फिर आवाज़ का है, जो भी है, पर ओ और ओ डैश पर एक एक सोर्स रखे हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। अब ये जो वेव है, ओ से निकलने वाली वेव जो है वो ओ पी डिस्टेंस कवर करेगी, और ओ डैश से चलने वाली वेव जो है वो ओ डैश पी डिस्टेंस कवर करेगी। सही बात है ये, ठीक है भाई। अब आप ये देखो कि डिस्टेंस तो चलो कवर कर लेगी, अलग अलग डिस्टेंस, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ आप लिख लोगे यहाँ पे नीचे, ऐसे बता देना। कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश, ठीक है। फर्स्टली बोथ आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, ठीक है, यानी कि एट टी इज इक्वल्स टू 0, दोनों एक दूसरे से संपाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एस डैश फ्रेम ने वी वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया कि वाई डैश और जेड डैश एक दूसरे के पैरेलल है, और पी के जो कोऑर्डिनेट है एस फ्रेम में ये है और एस डैश में ये है। समझ में आ गई। अब ये जो तरंग जा रही है, मैंने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस के साथ तो बना रही है, सॉरी ये वाली, ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है थीटा, ठीक है, और ये एक्स डैश के साथ कितना बना रही है, थीटा डैश। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, कि ये जो ओ डैश पी वेव है ये एक्स डैश के साथ बना रही है थीटा डैश, और इसके साथ बना रही है थीटा एंगल। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। हुआ क्या, अब इसी को हम आगे फॉलो करेंगे। समझ में आ गई। तो मैं सारी बातें बता देना कि ये दोनों कितने कितने एंगल बना रही है, थीटा और थीटा डैश एंगल बना रहे हैं। समझ में आ गई बात आपको। तो देखो आगे, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव इन एस फ्रेम। अभी जो मैं इक्वेशन लिखने जा रही हूँ ये हालांकि आपने 12th में पढ़ी होगी, वेव की इक्वेशन को इसी तरीके से शो करते हैं। और आप पढ़ते, अगर हम चलते तो किस में, ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स हम पढ़ते लास्ट ईयर लेकिन पढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो उसमें सारी वेव की इक्वेशन वगैरह आती, पूरा आप वेव को काफ़ी डिटेल में पढ़ते, तो वो नॉलेज तो आपकी रह गई है ना। खुश तो आप बड़े हो रहे होगे कि एग्ज़ाम नहीं दिया, ये है वो है। पर जो बच्चे वास्तव में फ़िज़िक्स में कुछ करना चाहते हैं, आगे जाकर फ्यूचर में फ़िज़िक्स को लेना चाहते हैं, उनके लिए नुकसान वाली बात है, क्योंकि वो चीज़ रह गई उनकी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कभी गर्मियों की छुट्टी आए, कभी टाइम मिले उनको, तो ऑप्टिक्स की बुक ले करके बैठना और उसको समझना, है ना। कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पढ़ना, जो बच्चा वास्तव में फ़िज़िक्स को, जो ये चाहता है कि मैं बस खाली बीएससी पास कर लूँ, उसके लिए तो खुशी की बात है भाई, वो तो वास्तव में खुशी की बात है। लेकिन जो बच्चा वास्तव में फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स को आगे जाकर अपना स्ट्रीम चुनना चाहता है, तो उनकी वो चीज़ें रह गई, वो तो नुकसान की बात है ना। चलो खैर, तो इक्वेशन जो है प्लेन वेव की ये होती है, साई इज इक्वल्स टू ए ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ना आर कंपोनेंट का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, कभी कभी इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख देते हैं, ए है ना एक्सपोनेंशियल ऑफ, है ना, आयोटा, सॉरी आयोटा बाहर आएगा, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ऐसे भी लिख देते हैं ना। दोनों ही सही है, या तो आप ई की पावर में लिख दो या फिर एक्सपोनेंशियल के ऐसे लिख दो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक्सप्रेशन जब पावर में बहुत बड़ा होता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो पावर में या साइड में है। इसलिए बड़े एक्सप्रेशंस को हमेशा ऐसे एक्सपोनेंशियल ई एक्स पी लिख के ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो उसका यही मतलब है कि ये ई की पावर में है। समझ में आ गई। अब सुनिए, ये तो वो वेव है जो तीनों दिशाओं में जा रही है, यानी कि एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। सपोज़ करो वेव केवल एक्स डायरेक्शन में ही जा रही होती तो मैं फिर डॉट प्रोडक्ट नहीं करती यहाँ पे के डॉट आर का, मैं सिर्फ लिखती के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि जब आप के डॉट आर को खोलोगे तो क्या आएगा, के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, यही तो आएगा। ए वन बी वन प्लस ए टू, आपको पता है ना ए डॉट बी कैसे खोलते हैं, ठीक है। अगर वाई के अलॉन्ग जाती तो मैं के वाई माइनस ओमेगा टी, जेड के अलॉन्ग जाती तो के जेड माइनस ओमेगा टी लिखती। लेकिन यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि वेव इज़ गोइंग इन 3 डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पे के डॉट आर लिया, इसमें तीनों कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। ए तो कोई भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुनो, के क्या है, ओमेगा क्या है ना, ये क्या क्या चीज़ें हैं वो सुनिए। लिखिए, लिखेंगे वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये क्या है, तरंग की कोणीय आवृत्ति। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ क्या है, तरंग की कोणीय आवृत्ति। अब यहाँ पे के क्या है,
के की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन सी, और इसको हम लिखते हैं 2 पाई एफ अपॉन सी भी लिख देते हैं, है ना, तो क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। और हम इसको एक तरीके से और लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा भी लिखते हैं इसको, है ना। समझ में आई है कैसे आएगा 2 पाई बाई लैम्डा? देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ बाई सी, है ना, एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। तो एफ अपॉन सी क्या हो गया 1 अपॉन लैम्डा, तो ये जो एफ अपॉन सी है इसकी जगह पर 1 अपॉन लैम्डा लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो वही लिखा है। ये क्या है? तरंग का संचरण नियतांक, यानी कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ वेव, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये आप पढ़ चुके होते हैं हालांकि, है ना, प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ वेव। तो हम के को ओमेगा बाई सी भी लिखते हैं और 2 पाई बाई लैम्डा या 2 पाई एफ अपॉन सी भी लिखते हैं। समझ में आ गई? प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और जो आर वेक्टर है ये क्या है? ऑब्जर्वर पी का स्थिति सदिश, ठीक है। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वर। बात समझ में आ गई आपको? अब आप के डॉट आर को कैसे खोलोगे? ये जो के डॉट आर है उसको कैसे खोलोगे वो देखो। के डॉट आर को हम खोलेंगे एक्स कॉस थीटा प्लस, है ना, के वाई साइन थीटा। कैसे खोला? अरे भाई यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे इसका कंपोनेंट लूँ, है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? इतना ही तो होगा, एक्स कॉस थीटा, और ये कितना होगा? एक्स साइन थीटा, है ना। और एक्स डैश के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये तो आएंगे एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा ही तो आएंगे भाई। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो वो एक्स साइन कॉस थीटा आएगा, इस डायरेक्शन में कॉस ही तो बनाएगा, और इसके साथ कितना बनाएगा? साइन बनाएगा। समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये आपका हो गया के डॉट आर, ठीक। चलें, ये अच्छा, ये थीटा कॉस वगैरह तब नहीं आते जब बिना कोई एंगल नहीं बना रहा होता, लेकिन यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, थीटा और थीटा डैश एंगल बना रहे हैं, इसलिए ये आएगा एक्स कॉस थीटा और वाई साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखो के क्या है, के क्या है हमारा? ओमेगा अपॉन सी, तो मैंने के को कॉमन ले लिया और के की जगह पर क्या लिख दिया? ओमेगा अपॉन सी। अंदर क्या आ गया? अंदर आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो के डॉट आर मेरे पास कितना आ गया? 2 पाई एफ अपॉन सी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसको उठा करके मैं कहाँ रख दूँगी? इक्वेशन नंबर नहीं डाले अब तक, तो इसको 1 डाल देना, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में रख दूँगी के डॉट आर। समझ में आ गई बात? तो मैं रख रही हूँ इसको, नंबर 2 डाल रही हूँ, मैं रख रही हूँ। इक्वेशन 2 को हम किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे, ठीक है। 1 में रखो तो ज़रा साइज इक्वल्स टू क्या आएगा? ए, साइज इक्वल्स टू ए, बाहर इसमें रख रही हूँ मैं, है ना, ताकि पावर में, क्योंकि अब तो और भी बड़ा एक्सप्रेशन हो गया, के डॉट आर की जगह ये रखेंगे तो अच्छा होगा कि आप इसी में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। गलत तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा क्या रखोगे? ये रखेंगे के डॉट आर, ठीक है। तो 2 पाई एफ सी को तो रखो बाहर ही आप, और ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ सुनो आप, यहाँ पे ये ओमेगा टी है, इसको आप क्या लिखोगे? ओमेगा को 2 पाई एफ लिखोगे, है ना, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा एक काम करो, आप स्टेप बढ़ा दूँ एक, चलो बढ़ा देती हूँ। ऐसे मैंने क्या किया, सिर्फ इसकी जगह पर रखा है, के डॉट आर की जगह पर वैल्यू रखी है और माइनस ओमेगा टी, ये वाली बात सही है। मैंने सिर्फ क्या किया, के डॉट आर की जगह पर इक्वेशन नंबर 2 रख दी, ठीक है, रख दी। अब आप क्या करो, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 पाई एफ, ये ओमेगा भी तो 2 पाई एफ ही है, तो 2 पाई एफ ये और ये 2 पाई एफ दोनों कॉमन आ जाएंगे, 2 पाई एफ बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा आपका? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा अपॉन सी माइनस टी। ये तो किस में हो गया? इन एस फ्रेम। ये तो किस में बात हो गई? ये तो वेव थी मेरी, मैंने लिखा तो था इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव इन एस फ्रेम। अगर अब इसी इक्वेशन को मुझे एस डैश फ्रेम में लिखना हो, सिमिलरली
इक्वेशन इन एस डैश फ्रेम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा साई डैश, ये ए क्या बन जाएगा ए डैश एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 2 पाई, एफ की जगह क्या बन जाएगा एफ डैश, एक्स की जगह क्या बन जाएगा एक्स डैश कॉस थीटा डैश वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस टी डैश। तो अब तक ये सारा काम जो था वो एस फ्रेम के लिए था, उसको मैंने इक्वेशन यहाँ तक मैं ले आई थर्ड तक, और मैंने उसको फिर एस डैश फ्रेम के लिए भी लिख दिया। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी इसमें आगे हम और देखेंगे कि इनके फेज एंगल्स इक्वल होंगे, इंटरफेरेंस के रिलेशन से जानते हैं। अब इंटरफेरेंस भी हमारा फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स में आता, हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं उसको। हालांकि इंटरफेरेंस कुछ नया नहीं है, आपने 12th में भी ऑप्टिक्स पढ़ी हुई है, वहाँ पे भी आता है इंटरफेरेंस, ठीक है। तो मैं वहाँ से डायरेक्ट लूँगी इसको, ठीक है, और फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।